अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 10, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जो लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की थी। लेक्चर नंबर 2 में हम रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेक्चर नंबर 1 में हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आगे हम लोग लेक्चर नंबर 2 में बाकी प्रॉपर्टीज़ से कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है द मीडियन एंड मॉड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर ईच इक्वल्स टू मीन एज द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन आपकी है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी हम लोग डिराइव करते हैं कि इसमें आपकी मीन मीडियन मॉड जो होते हैं तीनों सेम होते हैं, ठीक है। और मीन मीडियन मॉड यहाँ पे आपके फॉल करते हैं म्यू मॉड और मीडियन। प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 6 आप लोगों ने एज इट इज़ याद करनी है। द मीन डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4/5 ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वल्स टू 0.7979 सिग्मा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद करना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेविएशन बराबर होता है 0.7979 सिग्मा के। Similarly, the interquartile range or the quartile deviation Q is 0.6745 of its sigma या standard deviation. So quartile deviation is equals to 0.6745 sigma. Property number 8, the first and third quartiles are, आप लोगों को पता है कि quartiles 3 quartiles होते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 से डिनोट होता है और इसका फार्मूला होता है म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, एंड Q3 इज इक्वल्स टू थर्ड क्वार्टाइल इज इक्वल्स टू म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 9, द मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन इज एट x इज इक्वल्स टू म्यू एंड द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ द फंक्शन इज दिस। मैक्सिमम ऑर्डिनेट एंड x इज इक्वल टू म्यू से क्या मतलब है। आप लोगों को पता है कि जब हम लोग क्वाड्रेंट में कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, कोई भी ऑर्डर पेयर हम लोग जब ड्रॉ करते हैं, तो उसमें आप लोगों को पता है कि फर्स्ट वन इज़ x एंड सेकंड वन इज़ y। x को हम लोग कहते हैं एब्सीसा और y को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। अब आप लोग एक्सप्रेशन देखें या आप ये समझने, दिस इज़ योर नॉर्मल कर्व। आप लोगों को पता है कि सबसे, अगर ये आपका एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि एफ ऑफ एक्स की सबसे हाईएस्ट वैल्यू किधर है। दिस इज़ योर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये कहाँ पर है? व्हेन एक्स इज़ इक्वल्स टू म्यू। जब x इज इक्वल टू म्यू आप वैल्यू अपनी इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो, तो आपकी f ऑफ x की वैल्यू आती है ये, ठीक है। f ऑफ x की आपकी वैल्यू आती है अपनी नॉर्मल इक्वेशन में, जब आप x इज इक्वल टू म्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, तो आपके ऑर्डिनेट यानी f ऑफ x की वैल्यू आती है 1/σ 2 पाई स्क्वायर रूट। Maximum of the function is at x is equal to mu. When you substitute this value in your normal equation, you get your maximum ordinate is equals to this. Property number 10, in a normal distribution, the limits mu plus minus sigma, mu plus minus 2 sigma and mu plus minus 3 sigma contains 68.27%, 95.45%, 99.73% of the वैल्यू या एरिया। इस प्रॉपर्टी से रेलिवेंट, दिस इज योर नॉर्मल कर्व एंड दिस इज योर सेंट्रल वैल्यू जो कि है आपकी म्यू,
अब प्रॉपर्टी आपको स्टेट करती है इफ़ यू मूव बैकवर्ड म्यू माइनस सिग्मा एंड मूव अपवर्ड म्यू प्लस सिग्मा, ठीक है। ये जो उन्होंने लिखा है म्यू प्लस माइनस सिग्मा, माइनस करेंगे तो बैकवर्ड मूव होगा और इसके दरमियान, इन लिमिट्स के दरमियान आपकी 68.27% वैल्यू आपकी फॉल करेंगी। अगर वो कह रहा है कि आप इस कॉन्फिडेंस लेवल को या इंटरवल को आप मज़ीद वाइड कर दो, म्यू माइनस 2 सिग्मा कर दो, ठीक है, 2 सिग्मा, और इसी तरह से अगर आप इस वैल्यू को म्यू प्लस 2 सिग्मा कर दो, तो अगर आप इस रेंज को वाइडर करते हो तो ये वाइडर जो रेंज आपकी आ रही है इसमें आपकी 95.45% आपकी वैल्यूज़ फॉल करती हैं। अब अगर इस रेंज को आप मज़ीद वाइड कर देते हो म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, तो इस रेंज में आपकी 99.73% वैल्यूज़ फॉल करेंगी, ठीक है। अब इस लिमिट्स की आप लोग अगर बुक खोल के देखें तो बुक में आप लोगों की पेज नंबर मेरे पास जो बुक है उसमें उसका पेज नंबर है 5। पेज नंबर 5 पे ये फिगर आप लोगों की ड्रॉ हुई हुई है, उसे अगर आप लोग खोल के देखेंगे पेज नंबर 5, बुक सेकंड बुक के पेज नंबर 5 पे ये फिगर ड्रॉ हुई हुई है। वो आप लोगों को क्लियरली बता रही है कि कितने % वैल्यूज़ आपके किस रेंज में फॉल कर रही हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 11 है द नॉर्मल कर्व हैज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं, ठीक है, जो कि मीन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन से होते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जिन पे आपकी कनकेविटी चेंज होती है, जिन पे आपकी कर्व की फर्स्ट टर्निंग पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, और वो मीन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं दोनों साइड्स पे, ठीक है। और आमतौर पे आई थिंक सो म्यू प्लस माइनस सिग्मा को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। फॉर प्रॉपर्टी नंबर 12 फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द ऑड मोमेंट्स अबाउट मीन आर ज़ीरो। दिस इज़ द प्रॉपर्टी जिसके मुताबिक सारे के सारे ऑड जो मोमेंट होते हैं वो ज़ीरो के इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हम लास्ट बुक में फर्स्ट ईयर में आप लोगों को मैंने मोमेंट्स कैलकुलेशन बताई हुई हैं। मैंने उसमें आप लोगों को 4 मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करने बताए हैं। अगर आप उन 4 मोमेंट्स को कंसीडर करें तो उनमें म्यू 1 एंड म्यू 3 ऑड मोमेंट है, म्यू 2 और म्यू 4 जो हैं वो इवन मूवमेंट्स हैं। इसका मतलब ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए म्यू 1 और म्यू 3 दोनों ज़ीरो होंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 13 प्रॉपर्टी द मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस आर। बीटा 1 आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, और स्क्वायर रूट लें तो ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बनता है। बीटा 2 जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस है, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 का क्यूब, ठीक है, और स्क्वायर रूट, ये आंसर है आपका। स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो ये म्यू 3 आ जाएगा, और इसको देखें तो ये सिग्मा क्यूब आ जाएगा। अच्छा, एज वी नो दैट या बाय यूजिंग प्रॉपर्टी थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसका मतलब ये है कि सारा का सारा आपका कोएफिशिएंट ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो, जब आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ज़ीरो होता है तो इसका मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ज़ीरो होगा, एंड बीटा 2 इज इक्वल्स टू म्यू 4 ओवर म्यू 2 का स्क्वायर। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी म्यू 4 इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, 3 म्यू 2 का स्क्वायर, और ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 रह जाएगा। और आप लोगों को ये भी पता है कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस 3 का मतलब ये कि डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकार्टिक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकार्टिक। प्रॉपर्टी नंबर 14 द नॉर्मल कर्व अप्रोचेस बट नेवर रियली टच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन टूवर्ड प्लस एंड माइनस इन्फिनिटी।
यानी इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लाइंस हैं ये आपस में टच नहीं होती, ठीक है, दे आर एसिम्पटोट्स टू ईच अदर, और ये इसके साथ साथ चलती रहेंगी लेकिन आप इसे टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस इसमें रखेंगे। दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 14 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोगों को पता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो चीज़ों पर डिपेंड, दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, म्यू पर और सिग्मा स्क्वायर पर, ठीक है। अब ये अगर आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू और सिग्मा स्क्वायर पर डिपेंड करती है तो आप लोगों के जहन में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा कि म्यू की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, सिग्मा की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अब म्यू 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह सिग्मा स्क्वायर की वैल्यूज़ भी डिफरेंट हो सकती हैं। सो वेरियस पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर दीज टू पैरामीटर विल रिजल्ट इन एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी वैल्यूज़ इनकी चेंज होती जाएंगी, आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती जाएगी, उसकी शेप में डिफरेंस आता रहेगा, कोई हाईली पीक्ड होगी, कोई फ्लैट होगी, इसी तरह से डिफरेंट शेप्स उसकी आती रहेंगी। अगर आप लोग अपनी बुक खोल के देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि डिफरेंट वैल्यूज़ आपको डिफरेंट नॉर्मल कर्व प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो पेज नंबर 2 पे आप लोगों को डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए डिफरेंट शेप्स उन्होंने डिस्क्राइब करके बताई हुई हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे आपका म्यू चेंज होगा आप डिफरेंट आपकी शेप या कर्व की स्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वी हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव अ रैंडम वेरिएबल दैट इज़ जी, ठीक है। हमारे पास एक वेरिएबल है जी इज इक्वल टू जी किसके बराबर होता है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है। एक्स जो वेरिएबल होगा उसका कोई मीन होगा और उसका ही कोई स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो हम जी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ठीक है। जी इज़ अ वेरिएबल विच हैज़ 0 मीन एंड 1 वेरिएंस। जी एक ऐसा वेरिएबल है, किसी भी आप वेरिएबल पे जब आप जी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो जी का जब आप दोबारा मीन और वेरिएंस मालूम करते हैं तो जी का मीन होता है 0 और वेरिएंस होता है 1, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एवरी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल एक्स विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, यानी कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्स जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसका कोई मीन और वेरिएंस होगा, is therefore conventionally transformed into a new normal standard variable z। या आप समझ लें कि ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसको स्टैंडर्ड को फिक्स करने के लिए हम उस वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करें z में विद 0 मीन एंड 1 वेरिएंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हुए किसी भी एक्स वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसा स्टैंडर्डाइज वेरिएबल जिसका मीन होता है 0 और वेरिएंस होता है, ठीक है। अब उस जो हमने ट्रांसफॉर्म किया है एक्स को जी में, अब जी की जो पीडीएफ होगी उसे हम एफ ऑफ जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और उसकी एक्सप्रेशन होगी 1/2 पाई स्क्वायर रूट, और यहाँ पे सिग्मा नहीं आएगा। सिग्मा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जी का सिग्मा क्या होता है 1, तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। e रेज़ टू पावर माइनस जी स्क्वायर बाई 2 फॉर जी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। यानी आपका वेरिएबल जो है एक्स की बजाय जी हो गया, तो जी की एक्सप्रेशन चेंज हो गई। जी इज़ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज़ 0 मीन एंड 1 वेरिएंस, ठीक है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जी विच हैज़ 0 मीन एंड यूनिट वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय n 0 and 1। n इज़ फॉर नॉर्मल एंड व्हेन यू सी नॉर्मल, ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन है 0 और उसका वेरिएंस है 1, तो हम उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब ये कि आपने x को z ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद z वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है। अब z की जो पीडीएफ बनेगी वो बनेगी स्टैंडर्ड नॉर्मल, और वो ऐसी पीडीएफ होगी जिसका वेरिएंस होगा 1 और मीन होगा 0, ठीक है। आगे जी बेटा, आप लोगों का ये आज के लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल।
होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ याद करनी है और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को याद भी करना है, इसकी पीडीएफ भी याद करनी है, इसको कंपेयर भी करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से और इसको मीन्स के इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है।